ओके, सो बच्चा बॉडी हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे थे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिहेव एज अ फ्रेंड एज वेल एज अ फो। ठीक है, ये हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह भी काम करते हैं और फो की तरह भी। ठीक है, फ्रेंड मतलब हमारे लिए बहुत सारी यूजफुल चीजें बनाते हैं। ठीक है, यूजफुल। और फो मतलब क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल चीजें भी बनाते हैं। अभी ईस्ट देखो क्या होता है। ठीक है, आप इडली बना रहे हो, ये जलेबी बना रहे हो, तो इसमें हम ईस्ट डालते हैं। ये ईस्ट एक टाइप का बैक्टीरिया होता है और ये धनाधन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे ही आप ईस्ट को डालते हैं तो उस चीज का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, और ईस्ट प्रोड्यूसेस रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने से आप देखोगे पाव जैसे फूले हुए होते हैं, है ना। पाव फूले हुए क्यों होते हैं? जैसे आप पाव क्या है, बेसिकली आटा ही तो है। आटा को आपने भाई साहब रोस्टिंग में डाला, वो फूल गया। ये ऐसा फूल क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें होल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर जा रहे हैं। उसके होल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर जा रहे हैं। ठीक है, पाव हो गया, केक्स हो गए। ठीक है, और जित इडली वगैरह जो भी है, ये सब ईस्ट से फूल जा रहे हैं। ठीक है, सो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट इज बेसिकली अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which reproduces rapidly। ये rapidly reproduce करता है and produces carbon dioxide। ठीक है, क्लियर है? ओके, ईस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration। Bubbles of the gas filled with dough and increases vol। ये dough देखो आटा है। ठीक है, इस आटा को अगर आपने ईस्ट से मिलाकर रख दिया और इसको रोस्ट करने दिया, जैसे फूल जाएगा ये। यही आटा भाई साहब आपका बन, ब्रेड, केक ये सब बन जाएगा। ठीक है, ओके। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग। क्या क्या बनाते हैं भाई साहब? ब्रेड्स, ठीक है, पेस्ट्रीज, ठीक है, एंड केक्स। ब्रेड, पेस्ट्री, जहां पे भी आपको देखो ऐसा ऐसा चीज दिख रहा है ना, देखो ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ये आपको होल्स जो दिख रहे हैं, इन होल्स में कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको भुला दिया है, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है। ठीक है, ये जहां पे भी आपको होल्स दिख रहे हैं, ऐसे सारी चीजें जहां पे आपको होल्स दिख रहे हैं, ऐसे आपने देखा रहेगा ब्रेड में। ठीक है, ये सारे जो होल्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? ईस्ट, इन द बेकिंग। दिस इज on the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes। ठीक है, ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स बनाते हैं हम इनसे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड। इसको भी लिख लीजिए भाई साहब, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जल्दी से फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे आपका भाई साहब ये सब के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है, अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, एनी क्वेश्चन? हाँ, कुछ क्वेश्चन है? नो, ओके। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains
लाइक बार्ली, बार्ली से भी आपका अल्कोहल बनता है, ठीक है, नेचुरल शुगर है ये। वीट, वीट से भी अल्कोहल बनता है। राइस, राइस से भी अल्कोहल बनता है। क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, अलग अलग चीजों से आपके yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices etc. इसको लिख लीजिए फटाफट। yeast को इन सब चीजों में ग्रो कराया जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। Yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices etc. ठीक है, ओके। The typical smell of alcohol is due to the conversion of sugar into alcohol by yeast. कोई दारू पिया रहेगा तो आप स्मेल करके बता सकते हो ना, आएगा कि नहीं, ठीक है। अगर कोई किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया रहेगा तो उसका एक बास आता है ना। ये जो आता है बास, ये कहाँ से आता है? ड्यू टू ईस्ट। द टिपिकल स्मेल ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो शुगर जो है तो आपका कन्वर्ट होता है बाय अल्कोहल इनटू ईस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? दैट इज बेसिकली द फर्मेंटेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, इसको लिख लीजिए, बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट is known as fermentation. ठीक है, डन डन डन। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो भाई साहब यहाँ पे लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया किसमें भाई साहब? 1857 में, ठीक है। इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन। whenever you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablets। ये एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है? these antibiotics are also due to these antibiotics are all, ये एंटीबायोटिक्स भी क्या कंटेन करते हैं? these antibiotics basically contain what? microorganisms, ठीक है। these antibiotics contain microorganisms, ठीक है। so whenever you fall ill the doctor may prescribe you some antibiotics, ठीक है। कैप्सूल्स ऑफ इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी आपका सब एक एंटीबायोटिक है, ये फीवर को कंट्रोल करता है। कभी कभी आपको इंजेक्शन जो डॉक्टर्स देते हैं वो फीवर को कंट्रोल करने के लिए, दीज आर नथिंग बट पेनिसिलिन इंजेक्शंस। ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डॉक्टर आपके अंदर डाल रहे हैं। जैसे कैप्सूल को अगर आपने कभी खोला रहेगा तो उसके अंदर जो धूल होती है वो धूल नहीं है, वो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो आपके अंदर जाकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, दे फाइट, ठीक है। Okay, so whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules of injections such as that of penicillin are also given. ठीक है, the source of these medicines is microorganisms। ठीक है, तो ये सारे medicines भाई साहब microorganisms से आते हैं। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms। Such medicines are called as antibiotics। ठीक है, medicines which kill or stop the growth of disease causing microorganisms are known as antibiotics। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
Done. These are known as antibiotics. Okay. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई से भी हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं. इसीलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स खुद से नहीं लेना चाहिए. ठीक है. आपको सर्दी जुकाम हुई तो डॉक्टर ने आपको एक एंटीबायोटिक दिया. जरूरी नहीं है कि अगली बार जो सर्दी जुकाम आपको होगा रीजन सेम ही रहेगा. सर्दी जुकाम या लूज मोशन, ये जो कॉमन चीजें हैं, इनके रीजन अलग अलग होते हैं और हर बार डॉक्टर आपको अलग अलग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. तो एंटीबायोटिक्स कभी भी विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए. तू बहुत शैतान है, तेरा हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है. ओके. सो एंटीबायोटिक्स बेसिकली विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए. ठीक है. मैं जब हॉस्टल में था तो मैंने किसी को मैं जब हॉस्टल में था तो किसी को पेट में मतलब पेट में कीड़े होते हैं ना. ठीक है. सो वैसा बीमारी था. तो मेरे को एक दवाई मालूम था. मैंने उसको बोला कि यार पी ले. तो वो दवाई ऐसी होती है, छोटी सी एक बॉटल होती है. इट इज बेसिकली अ बॉटल. और वो एक बार में ही पूरा पीना पड़ता है, पेट में कीड़े मर जाए इसके लिए. ठीक है. बहुत परेशान था वो. तो मैंने उसको बोला ले पी ले. मेरे दोस्त ही था वो. ये मेडिसिन लेकर आओ पी ले. अगले 5-6 घंटों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई. बहुत खराब हो गई मतलब ऑलमोस्ट ऐसे बेहोश हो रहा है वो. तो मैं कैसे करके डॉक्टर के पास लेकर गया. डॉक्टर ने बोला क्या खाया है तुम लोगों ने. मैंने बोला भाई हमने होटल हॉस्टल में जो मेस का खाना है वही खाया है. ठीक है. तो मेस का खाना, अगर फूड पॉइजनिंग का केस, ये फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है. मतलब अगर होता तुमको भी होता ना, बाकी लोगों को भी होता. क्या बाकी लोगों को हुआ है कुछ? नहीं. तो फिर बोला नहीं कुछ और हुआ है. मैंने बोला हाँ ये बोल रहा था इसका पेट में कीड़े हैं तो मैंने ये वाला दवाई दे रहे. मतलब पागल, तेरे को ना पुलिस पकड़ के लेके जाएगी. तो मैंने क्या किया, तो बोला भाई ये जो दवाई है ये ठीक है लेकिन इसको सूट नहीं करेगा क्योंकि इसके बॉडी में बहुत ज्यादा गैस प्रोड्यूस होता है. अलग अलग बॉडीज की अलग अलग टेंडेंसीज होती है. अभी अगर इसको मैं दवाई दे रहा हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और बहुत दूर तक इलाज जाएगा इसका. तूने जो दवाई दिया है इसके लिए पॉइजन है ऑलमोस्ट. तेरे लिए दवाई हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए पॉइजन है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पहली बात तो कोई देता ही नहीं है. ठीक है. तो ये मैंने उसको दे दिया था. इसीलिए कभी भी एंटीबायोटिक खुद से मत लीजिए, ना ही किसी को दीजिए. ठीक है. ये मेरे लिए सीख था भाई साहब कि कभी भी एंटीबायोटिक आपको मालूम भी होगा तो ये दवाई पिछली बार भी दिया था, इस बार जाऊंगा डॉक्टर के पास वही दवाई मिलेगा, क्यों जाने का, खुद से ही खरीद लेने का. लेकिन एंटीबायोटिक मतलब आप अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल रहे हैं और अगर आप अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल रहे हैं दे कैन हैव अ इफेक्ट. ठीक है. उसका एक इफेक्ट हो सकता है. ठीक है. Okay, so bacteria and fungi. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया और फंगाई से. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. दूसरी बात यह है कि जब भी आपका एंटीबायोटिक आप लेते हैं, ठीक है, वेन एवर यू टेक एन एंटीबायोटिक यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग द कोर्स. कोर्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. आपने अगर बीच में ही एंटीबायोटिक को छोड़ उधर ठीक है, कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. आपको जैसे देखो डॉक्टर 10 ऐसे टैबलेट्स दे रहा है. ये 10 या 6 या जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर, 8 टैबलेट्स है, 6 टैबलेट्स है, व्हाटएवर, यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स. अभी समझो मैंने 2 टैबलेट लिया और मुझे अच्छा लग रहा है, अरे चलो, नहीं ऐसे नहीं करना है, वो वापस आएगा. ठीक है. हर एक डिजीज का एक पर्टिकुलर डोज होता है एंटीबायोटिक्स का. वो अगर वो आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा, वो फिर से आएगा. ठीक है. जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी, जनरली इसका इलाज 6 महीने तक चलता है. ठीक है. उसमें इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज. और किसी ने अगर 2 महीने में, मतलब जनरली लोग 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, फिर दवाई खाना छोड़ देते हैं. ठीक है. हम तो ठीक हो गए, वो फिर से घूम कर आएगा क्योंकि ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे शरीर में, ठीक है, हम ये दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी आर यूजिंग. सो दे शुड बी यूज्ड only with with the help only when it is prescribed by a medical practitioner, which means a doctor. Never consume these things on your own. Antibiotics अपने से कभी भी लेना नहीं चाहिए. ठीक है. Okay, बैक्टीरिया हो गया, फंगा हो गया. Some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria are, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है. टेट्रासाइक्लिन, ये सब फीवर वगैरह में काम आता है. ठीक है. अरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, सो ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज होगा तो ये सब बहुत कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं. ठीक है. वेरी कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स, इसको लिख लीजिए, कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स 3. ठीक है.
स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। पेपर लोग पूर्वी। अभी कौन सा गया ये? नंबर 2 वाला गया है ना? इसका सोल्यूशन है, जिसको देखना होगा देख लेना। ये सोल्यूशन फॉर नंबर 1 है, बाद में देख लेना अभी तो। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? पार्थ, सानवी, कौन है? अर्चित, अर्जुन। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली वेरी कॉमनली यूज्ड microorganisms. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है एंड आई यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे, जैसे टीबी के इलाज में ज्यादा करके माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज होता है। देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे टीबी होता है, और टीबी एक लंबा चलने वाला डिजीज है। ठीक है, और एक किलर डिजीज भी है। इफ नॉट ट्रीटेड और डायग्नोज्ड ऑन टाइम, इट मे प्रूव फेटल फॉर द पेशेंट। ठीक है, इट्स अ लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज। तो इसका अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया है अंडर डॉट स्कीम। ठीक है, डॉट्स एक बेसिकली स्कीम है। कोई भी आपके सरकारी अस्पताल में आप टीबी का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। इफ अ पेशेंट, क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है इसका दवाई। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट टीबी से गुजर रहा है, सो ही कैन एक्चुअली क्लेम फ्री मेडिसिन अंडर डॉट स्कीम फ्रॉम एनी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, पीएचसी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से वो फ्रीली क्लेम कर सकता है। ठीक है, पूरा इलाज करवा सकता है। तो इसलिए किया गया है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO, इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो टीबी है दैट्स अ किलर डिजीज। पूरा वर्ल्ड में आज भी ये सबसे बड़ा किलर डिजीज है, हेंस इट हैज टू बी कर्टेल्ड। तो ऑल द कंट्रीज हैव टू मेक अ, इसको रखना, हैव टू मेक अ कलेक्टिव एफर्ट इन ऑर्डर टू कर्ब इट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो बहुत बार ऐसे एंटीबायोटिक्स को फूड के साथ मिलाकर इनको भी खिलाया जाता है। कभी कभी क्योंकि ये लोग एक भीड़ में रहते हैं, है ना, और एक को अगर कोई डिजीज हुआ तो दूसरे को होना ही है, तीसरे को भी हो जाएगा, पूरे लाइफ स्टॉक को इम्पैक्ट कर जाएगा। सो इसीलिए कभी कभी इनके फॉडर में, खाने में मिलाकर इनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। हमारी तरह टैबलेट तो नहीं दे सकते उनको, है ना, वो टैबलेट थोड़ी खाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फूड में मिलाकर इनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर फेड विद, ओके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। ऐसे प्लांट्स को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में ऐसे बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं, ऐसे मेटल वाले इंजेक्शन होते हैं, आपकी तरह नहीं, टुन्नू सा नहीं होता ये। ठीक है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि प्लांट का साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए इतने इतने बड़े बड़े ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, दे आर यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कभी भी अपने से भाई साहब ये करामाती मत करने जाओ। ठीक है, इट कैन प्रूव फेटल। आपके बॉडी में किस तरीके के एंटीबायोटिक्स काम करेंगे और किस तरीके के नहीं, इसके लिए डॉक्टर समझेगा। डॉक्टर ने बेचारा 5 साल पढ़ाई की है, उसके बाद इतने साल प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो आपको मेडिसिन दे रहा है। अगर वही इलाज चलता रहता तो हम सभी डॉक्टर हो गए होते ना। ठीक है, so that is the reason antibiotics can prove dangerous. Also you must complete the course, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर 10 गोलियों का कोर्स है तो उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टीबी, टीबी जो है वो 6 महीने तक उसकी दवाई चलती रहती है। ठीक है, अगर किसी ने 1 महीने में टीबी का बंद कर दिया, उसको फिर से अटैक आएगा टीबी का। इट विल अगेन मैनिफेस्ट इटसेल्फ। So also you must complete the course. Also antibiotics taken unnecessarily may kill the bacteria beneficial in the body. देखो एंटीबायोटिक्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब वो हमारे बॉडी में जाएंगे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, तो डिजीज वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। ठीक है, अभी समझिए आपको इन्फ्लुएंजा हुआ था, कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दिया,
फिर से आपको इन्फ्लुएंजा का सिम्टम्स दिख रहा है, हालांकि इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है, माइल्ड है थोड़ा सा, ठीक है, चला जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, थोड़ा सा चला जाएगा, लेकिन आपने एंटीबायोटिक ले लिया। अब ये एंटीबायोटिक क्या करेगा? उनको तो मार देगा जो बहुत कम संख्या में है, लेकिन वो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारेगा। आपके बॉडी में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके बॉडी में, जैसे आपने प्रोबायोटिक का नाम सुना रहेगा, ठीक है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर देयर इन योर इंटेस्टाइन, विच आर देयर इन योर गट, विच मेक योर हेल्थ बेटर, ठीक है, उनको भी वो मारेगा। ठीक है, आप देखोगे अक्सर आपको जब डॉक्टर कोल्ड और कॉफ के लिए कोई दवाई देता है, एंटीबायोटिक देता है, तो साथ ही साथ लूज मोशंस के लिए भी एक टैबलेट देगा। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक जब आपके पेट में जाएगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइट किल द प्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर देयर इन योर गट और इंटेस्टाइन, and if they kill them then there is a possibility that you might suffer from loose motions। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर पहले से लूज मोशंस का टैबलेट एंटीबायोटिक के साथ दे देते हैं ताकि आपको ये इंपैक्ट ना करे। ठीक है, सो ये इसीलिए ओके, किल द बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो कभी कभी आपके देखो लैक्टोकॉकस, लैक्टोबैसिलस बिफिडस, ये सब जो है दीज आर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज विच आर फाउंड इन योर बॉडी। नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, these are bacteria which promote your gut health, which keep your health better in terms of your intestine, digestion, etc. ठीक है, and there is a possibility that if you consume antibiotics unnecessarily, फालतू में आप without medical या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट अगर आप ले रहे हैं तो ये जाकर इनको मार देंगे और फिर अलग सा बीमारी चालू होगा। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग एंटीबायोटिक्स। Antibiotics, however, not effective against cold and flu as these are caused by viruses। अभी देखो एंटीबायोटिक्स कहां पे आते हैं काम? एंटीबायोटिक्स कहां पे आते हैं? जहां पे आपका क्या हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स जाके इन बैक्टीरिया को मार देंगे, है ना? ठीक है, लेकिन वायरस को कैसे मारेंगे? वायरस तो आपका सेल है, समझ में आ रहा है? मैंने उस दिन बताया था, देखो वायरस क्या होता है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपके सेल को कैप्चर करता है और अपने डीएनए को आपके सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है, so it's very difficult for the microorganisms to identify these cells। ठीक है, so इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट दैट इफेक्टिव। ठीक है, so in 1929 Alexander Fleming, who was working on a culture of disease causing bacteria, suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्चुअली पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। ठीक है, he observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria, in fact it also killed many of these bacteria। ठीक है, from this the mold penicillin was prepared। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक डिवाइस किया था which was penicillin। आज भी ये चल रहा है, स्मॉल फीवर्स के लिए आपके लिए ये यूज होता है पेनिसिलिन। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट वैक्सीन्स। ठीक है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर। आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर होते हैं अपने आप से। जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है तो आपका बॉडी नेचुरली क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। आपने देखा रहेगा कोरोना का वैक्सीनेशन निकलते निकलते 2-3 साल लग गए और उस दौरान बहुत सारे लोग मरते गए। क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। हमारे बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसीलिए पीपल वेर सकम्बिंग, पीपल वेर डाइंग। ठीक है, ओके, और जिनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया दे वर एबल टू रेजिस्ट द डिजीज। ठीक है, ओके, तो इफ द माइक्रोब एंटर्स अगेन, अगर वो फिर से एंटर करता है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। तो एक बार जिसको पटक दिया उसमें वो फाइट उसको याद है, तो द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू पटको फाइट अगेन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो एक बार ट्रेनिंग हो जाती है बॉडी की कि किसी डिजीज के अगेंस्ट में माइक्रोब्स कैसे फाइट करते हैं, द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। ठीक है, ओके, सो द बॉडी विल रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, तो मरे हुए या वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो हम क्या करते हैं, एक किसी डिजीज का जो डेड और वीक माइक्रोब्स हैं
उनको बॉडी में बाय वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है? वैक्सीनेशन मतलब क्या है? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, एकदम डेड और वीक माइक्रोब्स, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी। तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स, तो बॉडी फाइट करता है उनके साथ, एंड कैसे फाइट करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड kills them by producing suitable antibodies। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो एक बार ट्रेनिंग हो गई तो अभी अगर कभी आगे चल के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो आपके बॉडी को फाइट करना आता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं आपको इन्फ्लुएंजा हुआ रहेगा, सर्दी खांसी हुई रहेगी, तो आप डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। आप दवाई से ठीक नहीं होते हैं, आपके अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उससे ठीक होते हैं। हाँ, दवाई से इफेक्ट कम होता है और थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 7 दिन बाद आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो इसको लिख लीजिए भाई साहब। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, वैक्सीन होता क्या है? व्हाट इज वैक्सीन? इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies। ये डेड माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब इसको डाल दिया तो ये वैक्सीन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन लगते हैं हमको, ये वैक्सीन अगर आप देखोगे आपके बर्थ के जस्ट 2 साल बाद आपको मैक्सिमम वैक्सीन लग जाते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट यू आर क्योर ऑफ मेनी डिजीजेस। मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि आप अंडमान में जाएंगे, एक आइलैंड है जहां पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, आप वहां पे जा नहीं सकते, कोर्ट लेकर आप जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे जाएंगे तो वहां के लोग आपको वहां आइलैंड में पहुंचने से पहले ही तीर चलाकर मार डालेंगे, ऐसा है। ठीक है, और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ के लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, हम वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन हमारे बॉडी में इतने सारे डिजीज हैं कि जैसे ही हम उनको छुएंगे भी, अगर हाथ भी मिलाया तो वो इम्पैक्ट हो जाएंगे, उनके अंदर वो डिजीज आ जाएगी और लगभग 100-150 लोग जो उस आइलैंड में रहते हैं सबके सब मर जाएंगे एक साथ ही, बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड। हम बचपन में ही हमको कम से कम 30-40 वैक्सीन लगते हैं अलग अलग डिजीजेस के, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, डिप्थेरिया है, वूपिंग कॉफ है, ऐसे बहुत सारे किलर डिजीजेस हैं जिनको हमने बचपन में ही इरेडिकेट कर दिया है। वी गेट दोज वैक्सीन। हाँ, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनका पोस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शन या पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर किसी कुत्ते ने काटा तो रेबीज का वैक्सीन लगता है, लेकिन ये पोस्ट एक्सपोजर होता है, ये पहले से ही हम लगा के नहीं रखते हैं। अगर वाकई में किसी, हाँ, काटने के बाद लगाते हैं आप इसको। ठीक है, जैसे आपने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन पहले से ही लेके रखा है, इसलिए हमको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ये पहले से बहुत सारी डिजीज का हमने वैक्सीनेशन पहले से ही लेके रखा है, लेकिन अगर किसी कुत्ते ने आपको काटा है तो उसके बाद आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ता है, रेबीज का वैक्सीनेशन। तो इट इज पोस्ट एक्सपोजर। जैसे टिटनेस, टिटनेस आपने सुना रहेगा, किसी कहीं अगर कट जाता है आपका तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लेते हैं। जंग लगे हुए चीजों से भी, देखिए हम बता नहीं सकते कि टिटनेस का वायरस कहां पे होगा। जनरली कहीं से भी अगर आपका कट जाता है, कहीं से भी अगर आपका कट जाता है तो टिटनेस का वायरस लेना जरूरी है। जंग लगे हुई चीजों पे टिटनेस का वायरस होना ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं होगा। ठीक है,
तो टिटनेस का जो होता है इंजेक्शन वो हमको लगता ही है। आप देखोगे किसी का भी कोई ऑपरेशन हो रहा होगा तो उसको पहले टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे चीज के लिए ऑपरेशन हो रहा होगा, हार्ट का, पेट का, कहीं का भी ऑपरेशन हो रहा होगा, तो पहले उसको टिटनेस, क्योंकि उसके ऊपर छुरी कैंची चलने वाली है ना, तो उससे भी टिटनेस हो सकता है। तो टिटनेस का भी पोस्ट एक्सपोजर है, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर आपका वैक्सीनेशन, कुछ कुछ डिजीजेस का पोस्ट एक्सपोजर आपका वैक्सीनेशन है। अगर किसी कुत्ते ने हमको काटा होगा तो जरूरी नहीं कि कुत्ते के सलाइवा में रेबीज हो। कभी कभी आप सुनेंगे डॉक्टर्स बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप किसी कुत्ते ने आपको काटा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये आप अपना हेयर ड्रेसिंग घर पे कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, एक तो आप 20 मिनट लेट हैं, ठीक है। इफ यू एक्चुअली गो टू अ डॉक्टर आफ्टर बीइंग बिटन बाय अ डॉग, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही इज गोइंग टू आस्क इज द डॉग ऑल राइट? ऐसा क्यों पूछेंगे? हाँ, ये क्यों पूछेंगे? सोचिए इस चीज को, देखिए डॉग, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि देखो, अगर समझ लो ये रेबीज वाला डॉग है, ठीक है, इसके ये दांत है, इसने आपको काटा है, इसके सलाइवा से रेबीज का वायरस आपके अंदर गया रहेगा। लेकिन अगर उसने आपको काटा है तो आपका खून भी उसके लिए जहर है, तो उसके अंदर गया रहेगा, इट विल कॉज एन इम्पैक्ट इन हिम एज वेल, ठीक है, तो उसका भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो डॉक्टर जनरली इसके बारे में पूछते हैं, बट जनरली हम यहाँ पे वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर कर देते हैं। हमारे टाइम पे तो भाई साहब 14 इंजेक्शन होते थे और वो पेट में लगते थे, तो मोटे मोटे इंजेक्शन। रेबीज का जो इंजेक्शन बहुत बहुत पेनफुल होता था, रेबीज का ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी तो 6 इंजेक्शन लगते हैं, वो भी हाथ में लगते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो भी 3-4 महीने में लगते हैं। तो अभी तो ट्रीटमेंट आसान है। पहले तो भाई साहब ऐसे 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है घोड़े के सीरम से बनता है, घोड़े से निकाला जाता है और फिर हमारे अंदर डाला जाता है, तो वैसा था, ठीक है। ओके, तो इफ डेड और टिटनेस और रेबीज दोनों ही किलर डिजीजेस हैं। किसी को हो गया तो बचाना मुश्किल है, अगर किसी को हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, दैट पर्सन हैज टू डाई। मोस्टली आपके 99% पेशेंट्स मर जाते हैं अगर टिटनेस और रेबीज हो गया तो, ठीक है। हाँ, हम पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट बाय वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट हैज टू बी डन विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि कुत्ते ने मुझे आज काटा और मैं 1 महीने बाद इंजेक्शन लगा रहा हूँ, नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा। मेरा आज कहीं पे हाथ कट गया है और मैं भाई साहब 2-4 दिन बाद डॉक्टर के पास जा रहा हूँ इंजेक्शन लगाने के लिए, नहीं चलेगा। तब तक फिटनेस या रेबीज का वायरस अपना काम कर चुका होगा, ठीक है। सो द सूनर इट इज द बेटर, जनरली जैसे विद इन 24 आवर्स आपको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो these are basically the antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। एक बार हमने क्या कर लिया, वैक्सीनेशन ले लिया, तो हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती हैं बच्चा बॉडी? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है? एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर अप और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, this is how vaccine works. Vaccination prevents several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis. ये सारे आपके किलर डिजीज हैं और एक टाइम पे बहुत सारे लोग इससे मरते थे। Many people used to get killed. ठीक है, they used to lose their lives. These are all fatal diseases. If not treated on time, it can actually prove fatal. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। वैक्सीन जो आपको मिलता है, इस वैक्सीन के अंदर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सारे डिजीजेस के। Dead and weakened microorganisms of these diseases are there. डन डन। ओके, तो यहां से हम वैक्सीनेशन देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। मेनी डिजीज आर देयर, ठीक है। Vaccination is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. तो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं और हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे वैक्सीनेशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल। You might have seen that advertisement on TV and newspapers regarding
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये पल्स पोलियो प्रोग्राम आपने देखा रहेगा, अमिताभ बच्चन आकर बोलते हैं पोलियो का 2 घोट पिलाया या नहीं, ठीक है। सो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत ये चल रहा है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इनिशिएटिव दैट हैव बीन टेकन। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है। ज्यादा करके आपके वैक्सीन जो हैं वो इंजेक्टेबल हैं, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ इंजेक्शंस। लेकिन पोलियो एक वन ऑफ और केस है जो ओरल है, ओरल वैक्सीन है ये, ठीक है। इट इज बेसिकली एडमिनिस्टर्ड ओरली, ये ऐसे वैसा घूंट पिलाया जाता है, ठीक है। इसको इंजेक्शन के उसमें देने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए पोलियो का वैक्सीनेशन कोई भी दे सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकली ट्रेंड होना है सुई लगाने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए, आपको मेडिकली ट्रेंड होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन पोलियो का वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी दे सकता है। इसीलिए आप देखोगे डब्बा लेकर घूमते रहते हैं जो लोग, ठीक है। दे आर नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ऑल दे हैव टू डू इज 2 घूंट बच्चे को पिलाना है, ठीक है। 2 घूंट बच्चे को पिलाना है। क्या ये समझ में आ रहा है? सो यू नीड नॉट बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रग्स, ठीक है, पोलियो का वैक्सीनेशन। So polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led its eradication from most parts of the world, including India. Smallpox एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती थी और फेटल होती थी, ठीक है। आपने आप सभी लोगों को कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ रहेगा, राइट। चिकन पॉक्स मतलब समझते हैं, देवी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको। ऐसे दाने आते हैं, बुखार होता है, आना अच्छा है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, ठीक है। एक बार अगर आपको हो जाता है तो आगे चलकर नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स लेकिन डेडली है। चिकन पॉक्स में आपके बाहर दाने होते हैं, थोड़े थोड़े से दाने होते हैं, थोड़ा सा फीवर आएगा, 8-10 दिन आपको थोड़ा सा वीकनेस महसूस होगा, ठीक है। हाँ, कंटेजियस है, इसलिए घर में रहना बेहतर है, ठीक है। और घर का खाना ही चलता है, डॉक्टर भी कोई दवाई नहीं देता है इसके लिए, वो अपने आप ही आपका बॉडी ठीक हो जाता है। स्मॉल पॉक्स लेकिन डेंजरस है। स्मॉल पॉक्स इतना डेंजरस है कि ये आपके अंदर नसों में भी दाने आ जाते हैं, पूरा शरीर दानों से भर जाता है, अंदर नसों में भी दाने आ जाते हैं, अंदर आपके आर्टरीज में दाने आ जाते हैं, और मोस्टली इट फेटल हो जाता है, ठीक है। पीपल डाई, ठीक है। अभी तो ये नहीं हो रहा है, ये खत्म हो गया है, ठीक है। इरेडिकेशन एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन हुआ था, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और सारे कंट्रीज में। तो आपको इस स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो बचपन में ही लग गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे डिजीज हमको अटैक नहीं कर रहे हैं, अभी भी स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो हमको अटैक कर रहा है, बिकॉज इट कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, थ्रू वाटर और थ्रू सॉइल। वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद ऑल दीज 3 थिंग्स, ठीक है। द स्मॉल पॉक्स जो आपका माइक्रो वायरस है, इट कैन एंटर थ्रू एनी ऑफ दीज थिंग्स इन आवर बॉडी, बट इट विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ डिजीज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। A worldwide campaign against smallpox has finally led its eradication. Eradication मतलब खत्म हो जाना, complete removal. Eradication means complete removal. Done. Okay. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms. ठीक है, वैक्सीन को हम बनाते हैं on a large scale from microorganisms. ठीक है, okay, to protect humans and other animals. Humans को और other animals को from several diseases. बहुत सारे diseases से. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ठीक है। एडवर्ड जेनर तो पहली बार इन्होंने वैक्सीन बनाया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन, और ये बहुत इलीगल तरीके से ये काम हुआ था। सो लेट्स हियर द स्टोरी आउट। सो व्हाट डिड ही डू, ठीक है। ही फर्स्ट तो स्मॉल पॉक्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही खतरनाक डिजीज है, आपने अभी किसी को नहीं देखा होगा क्योंकि इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन एक टाइम था जब हर दूसरे इंसान को स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट सीम्स यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। We'll discuss about his story. Okay, increase in soil fertility. Actually, एडवर्ड जेनर ने किया क्या था?
ये इन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स बहुत फैल रहा है उस टाइम पे, और स्मॉल पॉक्स इतना फैल रहा था जैसे कोरोना के टाइम पे जैसे फैलता है वैसा। लेकिन इन्होंने देखा जो लोग कैटल रियर करते हैं, कैटल मतलब जिन लोगों के घर में गाय भैंस है, उनको ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और स्पेशली जो लोग गाय भैंस से दूध निकालते हैं उनको नहीं हो रहा है। तो कुछ तो बात है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। कुछ तो बात है ये यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसे गाय को देखा जिसको पॉक्स हुआ था, काउ पॉक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है, काउ पॉक्स। तो उसको काउ पॉक्स हुआ था, लेकिन उससे जो दूध निकाल रहा है उसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब उसकी पूरी फैमिली को कुछ नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इसका दूध निकाला और इसमें से काउ पॉक्स का जो जर्म्स थे वो निकाले, ठीक है। और एक बच्चा आया हुआ था इनके घर में ऐसे ही कुछ और इलाज के लिए, उसको जबरदस्ती उसने इंजेक्शन डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आपके बाजार में जो भी मेडिसिन आता है उसका बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। जो भी वैक्सीन आता है, जैसे कोरोना के टाइम पे इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि ट्रायल्स होने में बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है। पहली बात तो वैक्सीन आएगा, उसके बाद एनिमल ट्रायल्स होंगे, एनिमल ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल्स के बाद ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। ये एनिमल ट्रायल का पीरियड ही चलेगा 3-4 महीने तक, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। एनिमल ट्रायल्स मतलब पहले चूहों पे दिया जाएगा, फिर बंदरों पे दिया जाएगा, ठीक है। कोरोना के टाइम पे बंदर ही नहीं मिल रहे थे देने के लिए, बंदर एक्चुअली जंगल से पकड़ के लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बंदर ही नहीं, तभी कोई आ ही नहीं रहा है, तभी तो ऐसा लॉकडाउन चल रहा है ना, ऑफिस में ही कोई नहीं आ रहा है तो कौन जाएगा भाई साहब जंगल में बंदर पकड़ने के लिए, ये एक चैलेंज था, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स होने के बाद वो वैक्सीन रजिस्टर होती है और वो वैक्सीन एडमिनिस्टर होती है। ऐसे ही नहीं कोई हम वैक्सीन लॉन्च कर सकते, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रायल्स दैट हैपन, देयर लॉट ऑफ एनिमल ट्रायल्स दैट हैपन, देयर लॉट ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स दैट हैपन, एंड आफ्टर दैट इट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट। उसके बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये सब था नहीं। इन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स का जर्म्स निकाला इंजेक्शन में और इसको एक बच्चे के अंदर डाल दिया। उस बच्चे को कभी पॉक्स हुआ ही नहीं, ठीक है। ये इलीगल तरीका है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा था ही नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर हम डेड और वीकेंड ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि ये चिकन पॉक्स था, काउ पॉक्स का वैक्सीन उन्होंने डाला और वो बच्चे को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर डेड और वीकेंड ऑर्गेनिजम्स को हम डाल देते हैं तो हमारे बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करती है। तब से वैक्सीन का कार्यक्रम चालू हो गया। एडवर्ड जेनर व्हाट ही डिड वाज नॉट एथिकली राइट, ठीक है, बट एट दैट टाइम देयर वाज नो अदर ऑप्शन एज वेल, ठीक है। समथिंग हैज टू बी डन टू प्रिवेंट सो मेनी पीपल बीइंग किल्ड, ठीक है, सो मेनी पीपल बेसिकली गेटिंग इंपैक्टेड बाय डिजीज एंड लूजिंग देयर लाइव्स। So this is what he did. He actually administered the vaccine to a small kid, and that kid never got smallpox. उसका पूरा फैमिली को स्मॉल पॉक्स हुआ है लेकिन उसको नहीं हुआ है, ठीक है। देन दे एक्चुअली केम टू द कंक्लूजन दैट दीज आर वैक्सीन्स, ठीक है। तब से वैक्सीन का कार्यक्रम चालू हुआ। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो वी आर नाउ कि हमने देखा कि कैसे मेडिसिन में यूज हो रहा है एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज एंटीबायोटिक्स, एज वैक्सीन, ठीक है। और हमने देखा कैसे आपके फर्मेंटेशन में यूज हुआ है, ठीक है। वी हैव सीन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से यूज हुआ है, किसमें, फर्मेंटेशन में, किस तरह से यूज हुआ है भाई साहब आपके एंटीबायोटिक्स में, ठीक है, किस तरह से यूज हुआ है एज वैक्सीन में। ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस हैं। These are basically uses of microorganisms. So till now, what are these uses? Useful or harmful? तेरा दिमाग बिल्कुल से है नहीं, बार बार घड़ी देख रहा है तू। यूजफुल है या हार्मफुल है? दीज आर यूजफुल ना। यहाँ पे हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं। फर्मेंटेशन इज यूज टू इंक्रीज द साइज एंड फ्लेवर ऑफ फूड स्टफ्स, ठीक है। Antibiotics are used for treatments and vaccines are also used for treatments, ठीक है, and all these are basically microorganisms. So these are some useful uses. Okay, now we will see certain bacteria and blue green algae are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. देखो आपके एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? क्लोज टू 78% है ना, 78% इज नाइट्रोजन, बट दिस नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड। हम ज्यादा करके जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज दिस नाइट्रोजन। हम डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वी आर इनकेपेबल ऑफ यूज इट। बट देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज विच आर नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया।
राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कहां पे होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर इनसाइड द रूट नोड्यूल्स, ऐसे रूट के नोड्यूल्स में होते हैं। ये बैक्टीरिया डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं रूट में, ठीक है। दीज बैक्टीरिया कैन डायरेक्टली एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द रूट एंड कन्वर्ट देम इनटू नाइट्रेट्स। ये किसमें कन्वर्ट करते हैं इनको? नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स भाई साहब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं प्लांट के अंदर, और ये दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। दैट्स हाउ वी गेट प्रोटीन्स, ठीक है। आपने सुना रहेगा पालक खाया करो, काफी प्रोटीन होता है उसमें। तो पालक के रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसीलिए पालक में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके नाइट्रोजन जो है वो, तो ये बैक्टीरिया ऐसा क्यों काम करके देंगे? भाई भाई अगर आप देखोगे, मैं अगर किसी के लिए कोई काम कर रहा हूं तो आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, राइट? दैट्स द पॉलिसी ऑफ नेचर। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रही है? नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर रही है, कहां से? एटमॉस्फेयर से। उसको सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रही है, और यही सोल्यूबल नाइट्रेट्स दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स इनसाइड द प्लांट, ठीक है। सो द प्लांट इज बेनिफिटिंग। हाउ आर द बैक्टीरिया गेटिंग बेनिफिटेड? तो बैक्टीरिया को प्लांट से रेडीमेड फूड मिल जाता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? बैक्टीरिया को मिल रहा है भाई साहब फूड, और प्लांट को बैक्टीरिया से क्या मिल रहा है? प्लांट को बैक्टीरिया से मिल रहा है नाइट्रेट्स। इसी नाइट्रेट को यूज करते हुए वो प्रोटीन्स बनाएगी। तो इस तरीके के आदान प्रदान के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए देखो, आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा कि हम टिलिंग करते हैं, लैंड को थोड़ा सा आपको ठोस नहीं रखना चाहिए, उसको मुलायम रखना चाहिए। मुलायम इसलिए रखना चाहिए ताकि ये जो बैक्टीरिया है जो जमीन के अंदर है वो एयर से इसको अब्सॉर्ब कर पाए। अगर आपने इसको ठोस रख दिया तो वो बैक्टीरिया अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट्स द रीजन यू हैव टू कीप द सॉइल एक्चुअली फ्लफी और वेरी स्मूथ अराउंड द प्लांट। ये जो नाइट्रोजन है वो एयर में है, ठीक है। ये नाइट्रोजन भाई साहब कौन अब्सॉर्ब करेगा? ये बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरियाज विल एक्चुअली अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में दीज आर बेसिकली व्हाट? सॉल्यूबल नाइट्रेट्स, ठीक है, सॉल्यूबल नाइट्रेट्स। ये नाइट्रोजन कहां पे है? एटमॉस्फेयर में। द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूबल नाइट्रेट्स, ठीक है। आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, ओके। तो ये आपके सॉल्यूबल नाइट्रेट्स हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, सबके सब सो रहे हैं भाई साहब, सबके सब। डन डन, ठीक है, ओके। सो दीज माइक्रोब्स आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। द वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। अभी हमारा बहुत सारा जो प्लांट्स हम खाते हैं उसमें से बहुत सारा कुछ हम नहीं खाते हैं, है ना। आप अगर देखोगे फ्लावर, फ्लावर का पूरा हिस्सा आप खाते हैं क्या? नहीं, ठीक है। बहुत सारा जो हिस्सा आप फेंक देते हैं, ठीक है। प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स, ये सब जो वेस्ट है ये क्या होगा? तो दीज आर व्हाट? दीज आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और यूजफुल एक्टिव क्या है भाई साहब? प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में इनका क्या असर होता है? दे आर वेरी गुड इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, बिकॉज whenever you are throwing organic waste into the environment, the microorganisms are going to decay and decompose this organic waste, ठीक है। ये microbes होंगे, they will basically decay and decompose and convert into something fertile, ठीक है। they will convert it into something fertile, are collected from nearby houses and gardens, they are put in a pit, एक pit या एक गड्ढे में अगर आप इसको रख देते हैं, ठीक है, which are meant for waste disposal for 3 months, और वो भाई साहब वेस्ट क्या हो जाएगा? मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैन्योर अगर आप सॉइल में डालेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इफ यू पुट दिस मैन्योर इन सॉइल इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दिस इज डन बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डालते हैं, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स डिकम्पोज्ड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर। तो ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
Large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals is seen on the ground. बहुत सारे मरे हुए जानवर, अभी सबका एक लाइफ स्पैन होता ही है, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर रिस्पेक्टिव लाइफ स्पैन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई वन डे. और ये जो डेथ हो जाती है, ये डिकम्पोजिशन चालू होता है, ठीक है. ये डिकम्पोजिशन चालू होगा सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर देंगे. दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. अगर कोई मरा हुआ जानवर या मरा हुआ प्लांट अगर धरती पे पड़ा होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल डिसअपियर ऑन इट्स ओन. व्हाई, व्हाट हैज हैपेंड? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव डिकेड एंड डिकम्पोज्ड इट्स बॉडी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसका डीके और डिकम्पोज कॉज कर दिया है. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. इसको लिख लीजिए फटाफट. कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. डन डन. एनी क्वेश्चंस बच्चा बड़ी? एनी क्वेश्चंस? नो. कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा, सब सो रहे हैं यहाँ पे बैठ के. ओके, सो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली कॉजिंग द डीके एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है. ओके, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये जो डीके हुआ है किसका? डीके होता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स का, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. dead organisms का including plants and animals. These substances are again used by other plants and animals. तो दूसरे plants और animals से ये use हो जाते हैं, ठीक है. They are again used by other plants and animals, ठीक है. They are used by other plants and animals. और ये फिर से भाई साहब, तो ये रिसर्कुलेट होते हैं, ठीक है. तो इसको भाई साहब एक डियर ने खाया और इस डियर को किसी शेर ने खाया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे गेट ट्रांसफर्ड. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances. जो भी आपके harmful और smelly substances हैं, उनको microorganisms decay करेंगे, ठीक है. They will basically cause the decay and thereby clean up the environment. इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट, quick quick जल्दी से. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment.
ठीक है, क्लियर क्लियर। Vivan, I don't see you writing. I don't see you coming on time. These are not, these can turn out to be real problems later on, and they will. ठीक है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूजफुल एस्पेक्ट डिस्कस किया है। जैसे आपने डिस्कस किया है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मेडिसिन में, फर्मेंटेशन में, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में, हाउ क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट में, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। Most of the flavored food products that we consume, including the biggest industry of mankind, which is alcohol, is running on microorganisms like yeast and all. Okay, then we have a lot of medicines, a lot of antibiotics and vaccines which are made from microorganisms. So in order to treat our health and ensure that we are getting cured of many incurable diseases, we are also using microorganisms. Then for cleaning up the environment also, microorganisms are used because microorganisms cause a fast decomposition and decay of these things. ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे आपके यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं, एंटीबॉडीज, फर्मेंटेशन, ठीक है। सो ऑल दीज आर यूजफुल एस्पेक्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी बैठे, मैं हमारी, मैं उसे भेज दूँ, पर पेन नहीं। हाँ हाँ ठीक है। So till now we have considered the useful aspects of microorganisms, ठीक है। Now we are going to consider the harmful aspects. तो harmful क्या क्या है, ठीक है। harmful बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। some of the microorganisms can cause diseases in human beings, plants and animals. So they are disease causing, okay। such disease causing microorganisms, तो ये आपके disease causing microorganisms are known as pathogens। इसको लिख लीजिए, disease causing microorganisms, disease causing microorganisms are known as pathogens। disease causing microorganisms are known as pathogens। ठीक है। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो देखो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ये फूड है आपका, इसको आप रख देंगे तो ये फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल कर देगा। क्लोथिंग, क्लोथ्स में भी अगर आप बहुत दिनों से आप उसको धो नहीं रहे, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। लेदर में भी अगर आप देखो, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, आप देखोगे लेदर के बेल्ट, जूते, इसमें एक व्हाइट कोटिंग सा डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो दे destroy food, clothing and leather, ठीक है, food, clothing and leather, okay। pathogens enter our body through the air that we breathe, ठीक है, the water that we drink and the food that we eat, ठीक है। इसको लिख लीजिए, pathogens enter our body through the air that we breathe, air से, water से and food। air, water and food are three entry points of pathogens in our body। so air, water and food, air, water and food are the three entry points of pathogens in our body। air, water and food are the three entry points of pathogens in our body।
ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इंसान को इन्फ्लुएंजा है और वो आपके सामने छींक रहा है, ठीक है, या बहुत क्लोज है आपके, तो यू विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। सो दे कैन गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैरिड थ्रू एन एनिमल। एनिमल अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, दिस इज नोन एज अ वेक्टर, ठीक है। एनिमल्स ज्यादा करके आपके हाउस फ्लाइज या लेट्स से मस्क्यूटोस, दे आर डिजीज कैरियर्स, ठीक है, कॉकरोचेस। So examples of such diseases include cholera, ठीक है, कॉमन कोल्ड, कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, all these are basically microorganisms. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. और उस एयर में अगर आप आते होंगे तो आपके अंदर भी एंट्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। So if a person sneezes, what will happen? These microorganisms spread in the air around him, and if somebody comes in contact, so that person will inhale those microorganisms inside them. Okay? Okay. So the virus may enter the body of a healthy person while breathing. ठीक है? While breathing वो obviously air से अंदर चला जाएगा. ठीक है? This will enter while breathing. There are some insects and animals which act as तो ये सब इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी कभी कभी आपके कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। ये हाउस फ्लाई वैसा कैरी करेगा। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये सब बहुत गंदे गंदे जगहों पे बैठते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा, गोबर ओबर पे, या आपके गार्बेज पे ये फ्लाइज बैठते हैं। इनके पंख में ये होता है, जैसे वो आपके फूड में बैठते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इफ यू आर बेसिकली कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड, वेदर इट इज एट होम और वेदर इट इज फ्रॉम अ शॉप, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। पैथोजेन स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजेन इनके बॉडीज में स्टिक होते हैं, ठीक है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. तो ये जब अनकवर्ड फूड पे, इसीलिए खाना अगर ढका नहीं होगा तो आप देखोगे मक्खी जब बैठती है तो ऐसे हाथ मलती है कि नहीं। ओके, सो इसके पंखों में ये सब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो वैसा फूड में चला जाता है। दिस ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर टू द फूड। Whosoever eats the contaminated food, अगर उस contaminated food को आप खाएं, वो चाहे जितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू फॉल सिक। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। फूड को हमेशा कवर्ड रखना जरूरी है, चाहे आप घर में रख रहे हो, और अगर किसी दुकान में गरम गरम हो, ताजे ताजे समोसे बन रहे हैं, ठीक है, और ये फूड कवर्ड नहीं है, आप जाके भाई साहब हो, ठीक है, अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये फूड कवर्ड नहीं होगा, इट कैन बी अ कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस दैट माइट एंटर योर बॉडी, ठीक है। सो फूड कवरिंग इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, एज कवर्ड फूड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर, द फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। ये क्या कैरी करता है? मलेरिया, ठीक है। इट बेसिकली कैरीज मलेरिया। इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इसके अंदर मलेरिया रहता है, पैरासाइट, ठीक है। एंड वंस इट बेसिकली बाइट्स अ पर्सन, द डिजीज गेट ट्रांसफर टू दैट पर्सन। उस पर्सन में ये डिजीज ट्रांसफर हो जाता है। इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। द फीमेल एडिस मस्क्यूटो, ये क्या कैरी करता है? डेंगू, ठीक है। इट बेसिकली कैरीज डेंगू। सो इट कैरीज द डेंगू वायरस। ऑल मस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर। आप देखोगे ये ज्यादा करके मस्क्यूटोज कहां पे? स्टैग्नेंट वाटर पे, चलते फिरते पानी पे ये जमेंगे नहीं, ठीक है। जैसे रिवर्स में ये अपने अंडे नहीं देंगे, पानी जहां पे जमा रहेगा वहां पे ये अपने अंडे देंगे, ठीक है। और आप देखोगे अक्सर जो सिटको से आते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे स्प्रे करते हैं, केरोसिन स्प्रे करते हैं। केरोसिन स्प्रे करने से क्या होता है, ये अंडे जो हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, मस्क्यूटो का अंडा तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो वाटर के ऊपर ऐसे फ्लोट करता रहेगा। अगर वो डूब गया तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। जब आप वाटर पे केरोसिन छिड़कते हैं तो वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये टर्म आप नहीं समझेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है, लेकिन इससे होता क्या है कि ये जो आपके मस्क्यूटोज के अंडे हैं ये नीचे चले जाते हैं, और नीचे चले गए तो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दैट्स द पर्पस ऑफ स्प्रेइंग केरोसिन ऑन स्टैग्नेटेड वाटर। ये जैसे ही आपका बरसात चालू होगा, मस्क्यूटोज को काफी सारा पानी मिलेगा, ठहरा हुआ पानी,
रास्ते के कोने में जमा हुआ पानी, पॉट होल्स में जमा हुआ पानी, किसी गड्ढे में जमा हुआ पानी, किसी आपके ग्राउंड में जमा हुआ पानी, इन सब जगहों पर मस्किटोज दे विल स्टार्ट एक्चुअली ब्रीडिंग देयर एग्स, और ये एग्स जो है तब मर जाएंगे अगर वो पानी के नीचे चले गए तो, ठीक है। ओके, सो ऑल मस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सो हेंस वन शुड लेट वाटर, नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। आपके घर में भी जो आप बाल्टी रखते हैं उसको कवर करके रखना जरूरी है। अगर वो कवर नहीं है, दैट कैन ऑल्सो बेसिकली बी अ रीजन फॉर मस्किटो ब्रीडिंग, वहां पे भी मस्किटो ब्रीड हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं, लेकिन एक्चुअल मुंबई में लोग बीएमसी से आपके घर में आते हैं, आपके बाथरूम में घुसते हैं, और वो बाल्टी पे फाइन मारेंगे जो कवर्ड नहीं है, ठीक है। बाल्टी में आज आप बोलेंगे कि अरे सुबह सुबह ही तो भरा है पानी, नहीं, आपने कवर क्यों नहीं रखा है। अगर आपका बाल्टी है, कोई यूटेंसिल है जिसमें आपने पानी भर रखा है और उसको कवर नहीं रखा होगा, तो हर वो यूटेंसिल पे वो 200 रुपए का फाइन मारते हैं, ठीक है। ऐसे घर में घुसते हैं, वो दुकानों में जाते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं, ये करना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपके घर में ही मस्किटो ब्रीड हो रहा है, बाहर की जरूरत नहीं है। अगर आपने घर में ही पानी को स्टोर करके रखा है और उसको अनकवर्ड रखा है, तो दैट कैन बी अ प्लेस ऑफ मस्किटो ब्रीडिंग, दैट कैन बी अ प्लेस फॉर मस्किटो ब्रीडिंग, ठीक है। By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent the mosquitoes from breeding. Okay. Some common human diseases caused by microorganisms. तो आपका ह्यूमन डिजीज एक हो गया ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर हो गया। प्रिवेंटिव मेजर क्या है भाई साहब आपका, ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आप यू नो इन्फेक्टेड पर्सन को थोड़ा अलग रखिए। अगर कोई टीबी से इन्फेक्टेड है और वो आपके आजू बाजू खांस रहा है या छींक रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट इंपैक्टेड। सो जनरल आपके हैं भाई साहब प्रिवेंटिव मेजर्स। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इफ अ पर्सन इज एक्चुअली इंपैक्टेड, डॉट स्कीम में, जो मैंने बोला आपको कि डॉट स्कीम आपका कौन देता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर पीपल हु आर इंफेक्टेड बाय टीबी। इस डॉट स्कीम के तहत अगर किसी को टीबी हुआ है तो उनको ना अलग से कंटेनर देती है गवर्नमेंट, उस कंटेनर में थूकने का, उस कंटेनर में जो भी बलगम आता है उसको फेंकने का, और उसको रात में ऐसे जला देने का, ठीक है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। उसको वो वही प्रोसेस है, क्योंकि इधर उधर थूकेंगे तो उससे फैलेगा, डिजीज फैलेगा, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के। मीजल्स एक होता है, अभी तो ये खत्म हो गया है। मीजल्स इज मोर और लेस, ये ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना आप, ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे 1.5 घंटे बैठने के लिए। हाँ, यही मोबाइल दे दो भाई साहब, आप 5 घंटे बैठ जाओगे। यू आर सो, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, बिकॉज यू आर सो एडिक्टेड टू ऑनलाइन थिंग्स ना। ये आपका भाई साहब रील विल देख के कि आपका कॉन्सेंट्रेशन 5 मिनट के ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटा आपके लिए बहुत बड़ा मामला हो जाता है ना। टू हैव अ फोकस्ड एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड, इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर यू। और जितना आप मोबाइल वगैरह से एडिक्टेड रहेंगे, उतना ही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। कंटिन्यूअस मोड ऑफ टीचिंग में हमेशा आपको प्रॉब्लम होगा, यही प्रॉब्लम है। मोबाइल का प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, मोबाइल का प्रॉब्लम ये है कि आपका कंसंट्रेशन का कैपेसिटी बहुत बहुत कम हो जाता है। आप वो 5 मिनट के रील्स में इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जो 5 मिनट से ज्यादा चल रहा हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो चाहे बोरिंग, आप उस पर ध्यान नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट फोकस ऑन इट। दिस हैज एक्चुअली करप्टेड योर ब्रेन्स इन दैट वे। मीजल्स, ठीक है, मीजल्स भी क्या है, आप देख लो, मैं इसका इसी हफ्ते टेस्ट लेने वाला हूं, एंड आई डाउट दैट एनीबडी वुड बी क्रॉसिंग 40s। और इसका ये रीजन ये है क्योंकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा वो सब का सब यहाँ पे कवर हुआ रहेगा। आप इसको मिस कर रहे हैं, या तो नींद आ रही है इसके लिए, या तो भाई साहब फैल फूल रहे हैं इसके लिए, या आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हैं इसके लिए। हकीकत यही है। आप अगर यहाँ पे ध्यान भी देंगे ना तो आपका 80% पढ़ाई हो जाएगा। 1.5 घंटा जब बैठना ही है तो ध्यान से बैठो जरा। और कोई ऑप्शन है क्या? अगर मस्ती करने का ऑप्शन है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो माइट एज वेल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग। मीजल्स आपका वायरस है जो एयर से स्प्रेड होता है, ठीक है, ओके। चिकन पॉक्स जो जनरल मेजर्स हैं भाई साहब, ठीक है, चिकन पॉक्स भी वायरस है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये एयर से हमारे अंदर आता है, एक बार आ गया तो अच्छा है। दिस इज वन ऑफ द गुड डिजीजेस दैट यू माइट हैव, ठीक है। डॉक्टर आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अगर चिकन पॉक्स में डॉक्टर के पास जाएंगे बिना तो कोई दवाई नहीं देगा, वो आपको काढ़ा देगा, काढ़ा, ताकि और ज्यादा हो, ठीक है, और ज्यादा हो। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपकी एंटीबॉडीज हमेशा के लिए बन जाती हैं और वो हमेशा के लिए रहती हैं,
ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन, एयर और कॉन्टैक्ट। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये जिंदगी भर के लिए इंसान को अपाहिज कर देती है, ठीक है। वन ऑफ योर आर्म्स और लेग्स आर गोइंग टू गेट परमानेंटली हैंडीकैप फॉर लाइफ, ठीक है, एंड दिस इज डेंजरस। ओके, सो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर इनमें से कोई भी डिजीज हुआ है तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, इसको हम क्वारंटाइन भी बोलते हैं, ठीक है, काफी सुना रहेगा आपने। कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट ऑलवेज फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। पर्सन का बिलोंगिंग, उसका टॉवल, उसका कपड़े, उसके जो खाना खाने का प्लेट वगैरह है, ये सब अलग रखना जरूरी है, ठीक है, जो यूटेंसिल्स वो यूज करता है। ओके, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, अगर किसी को हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, तो इसके लिए वैक्सीनेशन सूटेबल एज में देना बहुत जरूरी है। मीजल्स का भी वैक्सीनेशन होता है, ट्यूबरक्लोसिस का पोस्ट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, पोस्ट ट्रीटमेंट। चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, कॉलेरा एक किलर डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर या फूड से फैलता है, ठीक है। तो अगर आप कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर का प्रयोग कर रहे होंगे तो कॉलेरा हो सकता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होगा, एंड इट कैन प्रूव एज फेटल इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, ठीक है। कॉलेरा का वैक्सीनेशन भी आपको लग जाता है, लेकिन कॉलेरा कभी भी हो सकता है, ठीक है। टाइफाइड, इसका वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, बट अगेन ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। टाइफाइड ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, हाई टेम्परेचर, फीवर, ठीक है, डिजीनेस, काफी कमजोरी हो जाती है बॉडी में। जोर से बोल। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित पानी, ठीक है, बैक्टीरिया से भरा हुआ पानी, आपने उसको फिल्टर नहीं किया है, आपने उसको बॉयल नहीं किया है, ऐसे नल से पानी आया आपने पी लिया भाई साहब, वो पानी आ रहा है आपके टंकी से, टंकी में कितनी गंदगी होगी, वो पानी आ रहा है भाई साहब सप्लाई से, तो इतने सारे जगहों से वो पानी जो आ रहा है, आपने उसको कोई फिल्टरेशन का प्रोसेस नहीं किया है। अगर आप अनफिल्टर्ड पानी पी रहे हैं, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द रिस्क ऑफ दीज डिजीजेस, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब वाटर से कंटेमिनेटेड होता है, ठीक है। ओके, contaminated soil, contaminated water or contaminated air means it is full of microorganisms which can be disease causing, ठीक है, क्लियर है। ओके, हेपेटाइटिस जॉन्डिस होता है वैसा, ठीक है, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। मेनी ऑफ द डिजीजेस आर बेसिकली वाटर बॉर्न, वाटर, फूड और एयर, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एयर के लिए तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फूड और वाटर के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। फूड को आप भाई साहब जितना हो सके सावधानी से खाएं, और वाटर को जितना हो सके फिल्टर करके पिए, ठीक है। ओके, हेपेटाइटिस ए। देन वी हैव बेसिकली मलेरिया। मलेरिया होता है जो एक प्रोटोजोआ से एक्ट होता है, और ये मस्कीटो बाइट की वजह से होता है, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना और गुड सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सारे डिजीजेस के लिए एप्लीकेबल है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, ठीक है, एंड व्हाट एल्स, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी को उबाल कर पिए। वैक्सीनेशन, जिन जिन डिजीजेस का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मीजल्स का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पोलियो का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कॉलेरा का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, टाइफाइड का वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, बट इट इज नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है किसी को हो, ठीक है। तो ये सारे वैक्सीनेशन को कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूज मस्क्यूटो नेट एंड रेपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग मस्क्यूटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। ये सब आपके भाई साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ये फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, कोई कोई जल्दी से। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ऑल डिजीजेस।